जीएस पेपर 2 भी इस बार पूरी तरीके से फैक्चुअल है और इसमें इस बार पॉलिटी का अधिक डोमिनेंस रहा है। इसके साथ आईआर, सोशल जस्टिस तथा गवर्नेंस के भी प्रश्न शामिल हैं। इसमें कुल 20 प्रश्न हैं और पुराने फॉर्मेट के हिसाब से ही 10 क्वेश्चन 10-10 मार्क्स के जो 150 शब्दों के होते हैं तथा अगले 10 क्वेश्चन 15 मार्क्स के जो 250 शब्दों में जवाब देना होता है। इसमें प्रश्नों की लंबाई तो अधिक है लेकिन ये सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न ही हैं। तो चलिए शुरू करते हैं सबका फॉर्मेटिंग, आखिरकार उनके क्या आंसर्स हो सकते हैं और प्रश्न में आखिरकार पूछा क्या गया है। पहला प्रश्न, संवैधानिक रूप से न्यायिक स्वतंत्रता की गारंटी लोकतंत्र की एक पूर्व शर्त है, टिप्पणी कीजिए। अर्थात न्यायपालिका को स्वतंत्र रखना है जो है लोकतंत्र की एक पूर्व शर्त है। अगर न्यायपालिका स्वतंत्र नहीं है तो इसका मतलब है कि लोकतंत्र भी उस देश में नहीं है। प्रश्न को इस अंदाज में देखना है और भारत के संविधान में इस बात को उल्लेख किया गया है कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता बरकरार रखी जाए और उसके लिए कई सारे प्रावधान किए गए हैं। तो इसमें टिप्पणी करना है तो सबसे पहले इस बात को जानिए कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता लोकतंत्र के लिए कितना महत्वपूर्ण है। और इस पर न्यायपालिका स्वयं कई बार इस बात को कही है कि हम जो है जुडिशरी में नियुक्तियों के लिए सरकार को नियुक्ति का अवसर नहीं दे सकते हैं, सरकार के नेतृत्व में हम नियुक्तियां नहीं कर सकते हैं। नियुक्तियों से ही न्यायपालिका की स्वतंत्रता की शुरुआत हो जाती है और इसीलिए न्यायपालिका ने 99वां संविधान संशोधन को निरस्त कर दिया था, बस यह कहते हुए कि हमारी न्यायिक स्वतंत्रता भंग हो जाएगी। और यह काफ़ी आवश्यक भी था क्योंकि अगर न्यायपालिका स्वतंत्र नहीं रहेगी, सरकार के अधीन हो जाएगी, तो सरकार द्वारा किए जा रहे गलत कार्यों का फिर न्याय कैसे मिलेगा, लोगों को आखिरकार न्याय कौन दिलाएगा। इसीलिए न्यायपालिका को मजबूत रखने की आवश्यकता थी और संविधान में वे सारे अधिकार दिए गए हैं जिसमें फंडामेंटल राइट्स को संरक्षित करने के लिए आर्टिकल 32 के तहत रिट पिटीशन जारी करने की शक्ति तथा विभिन्न अपीलों को सुनने की शक्ति और साथ ही 142 के तहत कंप्लीट जस्टिस करने की शक्ति जो लोगों के हित में ही है। तो इस तरह से न्यायिक स्वतंत्रता के महत्व को थोड़ा और एलोबरेट करना है और उसके बाद इसके नेगेटिव पक्ष को भी दिखाना है कि आखिरकार कैसे न्यायिक स्वतंत्रता को अगर न्यायिक तानाशाह में बदल दिया जाए तो अन्य सभी तत्वों में कैसे ये भारी हो जाता है। अभी जुडिशियल एक्टिविज्म तो अच्छी बात थी लेकिन जुडिशियल ओवररीच होने लगा है, तो ऐसे में सरकार के कार्यों में भी दखल अंदाजी शुरू हो जाती है। तो उसके नेगेटिव इम्पैक्ट को थोड़ा विस्तार करते हुए एक बैलेंस्ड अप्रोच लेते हुए यह दिखाना कि भारतीय संविधान में चेक एंड बैलेंस का सिद्धांत अपनाया गया है और अगर कोई भी बॉडी अपने कार्यों का अतिक्रमण करती है तो दूसरा बॉडी उससे बैलेंस करता है और इसीलिए इसी प्रिंसिपल को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है जिससे कि लोगों के अधिकतम स्वतंत्रता का ख्याल रखा जा सके। नेक्स्ट प्रश्न है, निःशुल्क कानूनी सहायता के प्राप्त करने के हकदार कौन हैं? निःशुल्क कानूनी सहायता के प्रतिपादन में राष्ट्रीय विधि सेवा प्राधिकरण नालसा की भूमिका का आकलन कीजिए। इसमें 2 प्रश्न छुपे हुए हैं। पहला कि जो नालसा के तहत है तो आप फ्री लीगल एड कौन प्राप्त कर सकता है और दूसरा नालसा की भूमिका का आकलन करना है। तो मुफ्त कानूनी सलाह में एक लिस्ट है जिसमें महिलाएं एवं बच्चे, SC ST के सदस्य, औद्योगिक श्रमिक और जो भी बड़ी आपदाओं जैसे सूखा, भूकंप, औद्योगिक आपदाओं से ग्रसित व्यक्ति तथा विकलांग व हिरासत में लिए गए व्यक्ति के साथ वे व्यक्ति जिनकी वार्षिक आय 1 लाख से कम है, वे सारे नालसा के अंतर्गत फ्री लीगल एड पाने के हकदार हैं। तो ये पूरी तरीके से ऑब्जेक्टिव है और इसीलिए इसमें अधिकांश मार्क्स ग्रोस किए जा सकते हैं। अब इसके दूसरे पक्ष भूमिका में देखेंगे, इसके 2 पक्ष बनेंगे, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। इसकी खामियों को भी हम लोग दिखाएंगे, ऐसा नहीं कि सिर्फ पॉजिटिव दिखा के नेगेटिव छोड़ देंगे। पॉजिटिव में दिखाएंगे कि जितने भी तरह के हायरार्कीज हैं जो जिला स्तर से लेके सुप्रीम कोर्ट तक नालसा का ब्रांच बना हुआ है और उसमें लोग आके विधिक सहायता प्राप्त करते हैं, उसमें कई सारे आंकड़े दे सकते हैं जो कि अभी रिसेंटली 40 लाख वाला आंकड़ा फेमस हुआ था और जिसके कारण नालसा एक बार न्यूज में आया था, तो वे सारे आंकड़े आप इसमें डाल सकते हैं। साथ ही इस बात को भी ध्यान रखने वाली बात है कि न्याय जो है आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों को दिया जा रहा है, इसीलिए कानून का जो समतामूलक पहुँच है वह
इसी का ध्येय है और इसमें लोगों तक न्याय पहुंच रहा है। और जनरली इसमें जितने भी लिस्ट हैं ज़्यादातर वल्नरेबल वर्ग हैं और इसीलिए इसका महत्व भी बढ़ जाता है। साथ ही इसका एक पॉजिटिव पॉइंट यह भी है कि इसमें समझौता होता है दोनों पक्षों में, और इसीलिए अगर कोई दो पक्ष समझौता करते हैं, आपस में समझौता करते, तो उस विवाद का वास्तविक समाधान होता है, किसी के मन में खटास नहीं होता। ऐसा नहीं कि वह आदेश थोपा जा रहा है। ऐसे में इसकी भूमिका जो है बहुत ही सकारात्मक है। लोगों के मनों का खटास, जो रिश्ते होते हैं टूटन, वह परमानेंटली फिर से जुड़ जाते हैं और इससे ज़्यादा बेहतर कुछ हो नहीं सकता। जबकि इसके कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट भी हैं। पहला कि इसमें जो भी केस आते हैं 1 करोड़ से अधिक के केस आ नहीं सकते हैं, एक लिमिट है। और जो क्रिमिनल केसेस है वह तो इसमें जनरली आता ही नहीं है, उसमें भी कुछ सीमाएं लगी हुई हैं। साथ ही अगर दोनों पक्ष में से कोई एक पक्ष उस समझौते को मानने के लिए तैयार ना हो तो फिर इस केस की सुनवाई नालसा नहीं कर सकती है और इसे फिर से वादी प्रतिवादी के तरह से जितने भी जनरल कोर्ट्स हैं उसमें फिर वह केस ले जाना पड़ता। तो ये सारी इसके नेगेटिव इम्पैक्ट हैं ही। साथ में यह भी बात है कि लगभग भारत में 100 करोड़ आबादी, जिस तरह से लिस्ट बनाया गया है, 100 करोड़ आबादी जो है निःशुल्क विधिक सेवा प्राप्त करने योग्य हो जाते हैं, जबकि अभी तक 1.5 करोड़ लोगों को भी यह सेवा प्रदान नहीं किया गया है। तो ये सारे गैप जो हैं आप उन सबको दिखाइए और इसके साथ एक वे फॉरवर्ड के बारे में बताइए कि आखिरकार और क्या किया जा सकता है, आखिरकार इसमें सुधार और क्या किया जाना चाहिए ताकि इसके गुणवत्ता में वृद्धि हो जाए। और इसी के साथ इसका आप अंत कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में राज्य शहरी स्थानीय निकायों को कार्यात्मक एवं वित्तीय दोनों ही रूपों से सशक्त बनाने के प्रति अनिच्छुक प्रतीत होती हैं, टिप्पणी कीजिए। तो इसमें दो बातें हैं कि कार्यात्मक रूप से भी और वित्तीय रूप से, दोनों रूपों में इसको मजबूत करने में अनिच्छा प्रस्तुत कर रहे हैं। तो यह प्रश्न मूलतः इस संदर्भ में है कि जनरली जब 73वां और 74वां संविधान संशोधन लागू हुआ था, यहाँ पर प्रश्न 74वां संविधान संशोधन से है, तो उसमें जो विषय थे कुल मिला के 12वीं अनुसूची में कुल जितने भी विषय थे 18 विषय, उनसे संबंधित सारी शक्तियाँ स्थानीय निकायों को नहीं दिया गया। शहरी स्थानीय निकाय आज भी वित्तीय रूप में राज्य पर निर्भर है और उनकी जो शक्तियाँ, जो सारी शक्तियाँ हैं, जितनी भी 18 सूचियाँ हैं, वह भी विधानसभा के विवेक पर है कि कौन सी शक्तियाँ दी जाए। तो इसी संदर्भ में रहते हुए हम लोग इस पर कार्य करेंगे और इसमें जो फॉर्मेटिंग है हम लोग थोड़ा इसको, इस बैकग्राउंड को लिखते हुए इसमें फिर कह सकते हैं कि क्या कारण है कि ये शक्तियाँ उन्हें प्रदान नहीं करना चाहते हैं, फिर इसका प्रभाव क्या है और लास्ट में एक समाधान के रूप में कि क्या किया जाना चाहिए। कारण में जनरली यह देख सकते हैं कि राजनीतिक अनिच्छा इसलिए जागी हुई है कि अगर शक्तियां दे दी जाए तो विधानसभा की शक्तियां कम हो जाएंगी, स्थानीय स्तर पर लोग ज़्यादा मजबूत हो जाएंगे, सशक्त हो जाएंगे, तो विधायिका को यह डर बना रहता है कि लोग हमारे पास नहीं आएंगे। उसके साथ ही 18 जो विषय हैं उसमें भी बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाने होंगे, उसके बाद ही जाके वे सारी शक्तियाँ दी जा सकेंगी। अगर ऐसा नहीं किया जाता है तो बहुत सारी अनियमितताएँ सामने आने लगेंगी और जनरली ऐसा भी हो सकता है कि स्थानीय स्तर पर बहुत अधिक भ्रष्टाचार बढ़ जाए और इसीलिए अभी तक ये सारे कदम नहीं उठाए गए हैं। इसके लिए ऐसा संभव है कि लोकल ombudsman सिस्टम लाया जाए और उसके आधार पर इसको मजबूत किया जाए। साथ ही इस बात पर भी कई बार हम लोगों ने देखा है कि स्थानीय स्तर पर जो राजनेता होते हैं वे पढ़े लिखे नहीं होते और इसीलिए वे अपने अधिकारों के प्रति भी जागरूक नहीं होते हैं और अगर वे खुद के अधिकारों की मांग ही नहीं कर रहे हैं तो राजनेता वे उदासीन रहेंगे ही। तो उन सब चीज़ों को लिखते हुए, उन बैकग्राउंडों को, कारण को लिखते हुए इसके प्रभावों को कि कैसे विकेंद्रीकरण अभी भी लापरवाही रहा है, लोकतंत्र जो वास्तविक विकेंद्रीकरण होनी चाहिए थी शक्तियों का वह नहीं हो पाया है और वास्तविक लोकतंत्र की स्थापना जो होनी चाहिए थी ग्रास रूट में वह नहीं हो पाई। तो उन सब चीज़ों को, प्रभावों को दिखाइए और एक निष्कर्ष के रूप में कि क्या किया जाना चाहिए। इसमें नीति आयोग की रिपोर्ट्स का आप जिक्र कर सकते हैं और उसके साथ इसको अच्छे से लिख से अंत कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड है। इसमें पूछा गया संसदीय संप्रभुता के प्रति ब्रिटिश और भारतीय दृष्टिकोण की तुलना करें और अंतर बताएं। तो ये दोनों सब तुलना करना और अंतर बताना दोनों बहुत ही सिमिलर प्रतीत होते हैं। इसके बावजूद यहाँ पर देखने वाली बात होगी कि कंट्रास्ट में हम लोग जनरली वैसे चीज़ दिखाएंगे जो दोनों एक दूसरे के अपोजिट हो या दोनों एक दूसरे से काफ़ी अलग प्रतीत होते हैं, जबकि कंपेयर में हम लोग कोई भी
किसी भी दोनों विशेषताओं को कंपेयर कर सकते हैं। तो उन सबसे पहले हम लोग कंपेयर कर लेंगे और उसके बाद उसके अपोजिट बिंदुओं को भी रेखांकित करेंगे। तो अब प्रश्न है कि संसदीय संप्रभुता। तो ब्रिटिश में जो संसदीय मॉडल अपनाया गया है वह संसदीय संप्रभुता का मॉडल है, जिसमें संसद कुछ भी कर सकता है। वह सबसे सर्वोच्च संस्था है और उसमें एक कहावत चलती है ब्रिटेन में कि ब्रिटिश का जो संसद है ब्रिटेन का, वह पुरुष को महिला और महिला को पुरुष बनाने के अलावा सब कुछ कर सकता है। इसका अर्थ यही है कि वह सब कुछ कर सकता है, जबकि भारत में यहाँ पर संसद जो है सर्वोच्च नहीं है, यहाँ पर संविधान की सर्वोच्चता है। और इसीलिए यहाँ पर जो संसद है वह ब्रिटिश मॉडल से काफ़ी अलग है, जहाँ पर ब्रिटेन जो है संविधान से सीमित नहीं होता है, वह कुछ भी कर सकता है। वहीं भारत का जो संसद है वह संविधान से सीमित होता है और संविधान इस बात का उल्लेख करता है कि संविधान इस बात को पूरी तरीके से जोर दे के भी कहता है कि सरकार सीमित रहेगी। एग्जाम्पल के तौर पर रिट पिटीशन जो जारी किए जाते हैं अधिकांशतः राज्य के खिलाफ जारी किए जाते हैं सुप्रीम कोर्ट द्वारा, चाहे वे हाई कोर्ट द्वारा जारी किए जाते हैं। तो इसके साथ ही यहाँ पर जब ब्रिटेन मॉडल में देखते हैं संसदीय संप्रभुता में, तो वहाँ पर संघीय ढांचा नाम का कोई चीज़ नहीं है, जबकि भारत में वो संघीय ढांचा है और इसलिए कभी भी संविधान संशोधन की भी आवश्यकता पड़ती है। तो अगर संघीय प्रकृति की संविधान संशोधन है तो आधे राज्यों की सहमति की भी आवश्यकता पड़ती है और इसलिए ये मानना पूरी तरीके से गलत नहीं है कि संसद यहाँ पर जो है पूरी तरीके से सर्वोच्च नहीं है और यह पूरी तरीके से संविधान से नियंत्रित होती है। इसके साथ ही दोनों के न्यायपालिका के साथ ही संसदीय व्यवस्था की तुलना कर सकते हैं और इसको थोड़ा विस्तार देते हुए एक निष्कर्ष लिख सकते हैं कि भारत की अपनी स्थितियां थी जिसके कारण ब्रिटिश के संसदीय मॉडल को अपनाया नहीं गया और अपनी परिस्थितियों के आधार पर हम लोगों ने कुछ दूसरे मॉडल की अच्छाइयों को अपनाते हुए उसमें संशोधित करते हुए भारत के अपनी ज़रूरतों के हिसाब से अपना एक संसदीय व्यवस्था लाया गया है। नेक्स्ट है विधायी कार्यों के संचालन में व्यवस्था एवं निष्पक्षता बनाए रखने के लिए सर्वोत्तम लोकतांत्रिक परंपराओं को सुगम बनाने में राज्य विधायकों के पीठासीन अधिकारियों की भूमिका का विवेचना कीजिए। तो कुल मिला के यह प्रश्न स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि जो राज्यों में पीठासीन अधिकारी होते हैं, स्पीकर होते हैं, उनकी भूमिका आखिरकार है क्या विधायी कार्यों के संचालन में और वो भी निष्पक्ष रूप में संचालित करने में। तो जनरली हम लोग इस बात को जानते हैं कि जो राज्यों में स्पीकर होते हैं वह किसी भी दल का समर्थन नहीं करते हैं, वह निष्पक्ष भाव से सभी दलों को बराबर रूप में देखते हैं तथा सभी को बराबर मौका देते हैं और वह विभिन्न जितने भी समितियां बनती हैं उनका मैनेजमेंट करते हैं, जितने भी विधेयक आते हैं उनको निष्पक्ष रूप में प्रस्तावित करके उन्हें पारित करवाना होता है तथा सभी को बराबर मौका देना और उनके विचारों को सुनना तथा जितना भी डिकोरम है उसे मेंटेन करना आदि, ये सारी चीज़ों की भूमिका को आप उसमें लिख सकते हैं। साथ ही इसके नेगेटिव इम्पैक्ट को भी लिखें कि कई बार ऐसा देखा गया है कि जो जनरली सत्तासीन पक्ष के से संबंधित जो होते हैं वे उनको फेवर करते हैं। खास तौर से ऐसे कई बातें सामने आती है, जैसे दल बदल कानूनों में बहुत त्वरित गति से लोगों को हटाना, अथवा कई बार ऐसे भी आरोप लगे हैं कि स्पीकर जो है हमें विपक्षी दलों को बहुत अधिक समय नहीं देते हैं बोलने के लिए, जबकि पक्ष के नेता को बोलने का अधिक समय आवंटित करते हैं। तो उन सब बातों के साथ थोड़ी खींचातानी करते हुए इसको आप लिखते हुए एक निष्कर्ष लिखें कि पीठासीन अधिकारी संसद जो विधानसभा है उसका एक ड्राइवर है और उसको निष्पक्ष होकर कार्य करना बहुत ही आवश्यक है ताकि एक निश्चित डेस्टिनेशन तक पहुंचा जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव संसाधन विकास पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया जाना भारत के विकास प्रक्रिया का एक कठोर पक्ष रहा है, ऐसे उपाय सुझाइए जो इस अपर्याप्तता को दूर कर सके। तो इसमें दो प्रश्न हैं। पहला, इस बात को आपको सब्सटेंस करना होगा कि भारत में जनरली मानव विकास संसाधन पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया जाता, मानव के विकास पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया जाता है और यह ध्यान किस आधार पर नहीं दिया जा रहा है। खासतौर से उन्हें बेहतर शिक्षा देना, स्वास्थ्य देना, स्किल डेवलपमेंट करना, ये सारी चीज़ें जो बेसिक फैसिलिटीज़ हैं जो इंसान को सशक्त करता है, उसके अपने क्षमताओं से परिचित कराता है तथा उसकी संपूर्ण क्षमताओं को खुद ऐसा महसूस करे कि वे अपने सर्वोच्च तक पहुंच गया है, उनकी जितनी भी क्षमताएं थी वो एक्सट्रीम लेवल तक पहुंच गया है, तो वो सारी फैसिलिटीज उपलब्ध नहीं हो पाती। तो आप उसको आंकड़ों के साथ सब्सटेंस करें और इसमें कई आंकड़े आप दे सकते हैं कि
भारत में जो स्किल लेबर हैं वह लगभग 3 से 4% के आसपास है, जबकि साउथ कोरिया में अगर बात करें तो 96% तक लेबर हैं, स्किल्ड लेबर हैं। तो उन सब आंकड़ों से आप याद देख सकते हैं कि भारत में उस तरह का डेवलप नहीं हो पाया। अगर लाइफ एक्सपेक्टेंसी की बात कीजिए तो 69 से 70 के आसपास है, जबकि स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में 90s तक वे जीवित रहते हैं। और अगर शिक्षा की बात की जाए तो हाई जो 10th क्लास के बाद है वह हाई ड्रॉप रेशियो है, और हायर एजुकेशन की गुणवत्ता भी काफ़ी ख़राब है। तो उन सब चीज़ों को आप दिखाइए। और इसके बाद दूसरा कि आप इन चीज़ों को दूर करने के लिए क्या उपाय सुझाएंगे? तो इसमें कई तरह के उपाय हो सकते हैं। पहला कि सरकार जो है कल्याणकारी योजनाएं चलाए और कम से कम आधारभूत बेसिक नीड्स जो है पहले कंप्लीट करे। दूसरा स्किल डेवलपमेंट करे, लोगों को उसके स्किल से जोड़े। तीसरा कि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को बढ़ाया जाए और उन्हें जो है लोगों को स्किल करने के लिए आगे बढ़ाया जाए। चौथा, अगर कोई संस्था या फिर एनजीओज ऐसा कार्य करना चाहती है तो उसको प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है, तथा बेहतर तरीके से मैनेजमेंट करने के लिए कई रूल्स एंड रेगुलेशंस को सिंप्लीफाइड किया जाए ताकि वे उनको मदद पहुंचा सके। साथ ही हम लोग यहाँ पर ह्यूमन फैसिलिटीज़ को बेहतर करने के लिए दूसरे बेहतर देशों से, विकसित देशों से बायोलिटरल रिलेशंस जोड़ सकते हैं और अपने ह्यूमन कैपिटल को बेहतर कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर अभी इजराइल से कई सारी चीज़ें हम लोग सीख रहे हैं, खासतौर से ड्रिप इरिगेशन विश्व में लोगों को सिखाया गया, और वह जो है ह्यूमन डेवलपमेंट का एक तरीका ही है, क्योंकि लोग कुछ ना कुछ स्किल सीखते जाते हैं और उसको अपने जीवन में फिर उस सीख से लोग खुद को मजबूत बनाते हैं और डेवलपमेंट का प्रोसेस भी आगे बढ़ता जाता है। नेक्स्ट है CIC से संबंधित। भारत में बहुराष्ट्रीय निगमों के द्वारा प्रभावशाली स्थिति के दुरुपयोग को रोकने में भारत के प्रतिस्पर्धा आयोग की भूमिका पर चर्चा करें हाल के निर्णय के संबंध में। तो इसमें दो बातें हैं। पहली तो CIC की भूमिका के बारे में लिखना है, और दूसरा लेटेस्ट एग्जाम्पल्स भी आपको देने होंगे। तो इसमें पहली बात देखते हैं कि जो CIC है वह कार्य करता क्या है। या जनरली कोई भी कंपनी है, कोई भी MNCs है, तो उसमें यह देखती है कि क्या वह सही तरीके से सारी चीज़ें नियमों के हिसाब से चल रही है या नहीं चल रही है। क्या वह प्रीडेटर प्राइसिंग तो नहीं कर रही है, ऐसा तो नहीं है कि कुछ ग्राहकों को फोर्सफुली कुछ सामान बेच रही है, या बहुत ही अधिक वसूल कर रही है, जितना लेना चाहिए उससे अधिक कर रही है, या बहुत कम में तो नहीं बेच रही है जितना होना चाहिए, ताकि कंपटीशन ख़त्म कर दे और कुछ लोगों को कुछ कॉम्पिटिटर्स को बाहर कर दिया जाए। कुछ कोई वह कंपनी कुछ ऐसे गठबंधन तो नहीं कर रही है जिससे कि उसका एक पर्सनल प्रॉफिट हो जाए। तो उन सारे गठबंधन को, गठजोड़ को सब ढूंढना CIC का काम है, चाहे किसी भी तरीके से अवैध लाभ MNCs को ना मिले और पूरी तरीके से प्रतिस्पर्धा बनाए रखे। इसमें कई लोग बार जो है उपभोक्ता शिकायत करते हैं किसी कंपनी के बारे में, कभी कभी CIC खुद इस पर संज्ञान ले लेती है। तो वे बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं और यही उनका रोल है। और अगर लेटेस्ट एग्जांपल की बात की जाए तो लास्ट में गूगल, जो अल्फ़ाबेट के नाम से जाना जाता है, उस पर अभी पिछले साल ही 1300 करोड़ का जुर्माना लगाया गया था। और कारण यह था कि जनरली कई सारे मोबाइल्स जो अब आते हैं तो प्री इंस्टॉल्ड होता है गूगल के ऐप्स। तो इससे क्या होता है कि दूसरी कंपनी के ऐप्स इंस्टॉल्ड पहले से नहीं होते, तो उसके लिए तो अनफेयरनेस है, ये एक तरह का अनफेयर हो रहा है उसके साथ कि आप मोबाइल खरीदें और पहले से गूगल ने एक कॉन्टैक्ट कर रखा है किसी मोबाइल मैन्युफैक्चरर से कि मेरे ऐप्स आप इंस्टॉल कर दीजिएगा। तो एक तरह से अनफेयरनेस था, तो उसके लिए ये परचेज के ये जो है एक 1300 करोड़ कुछ करके 1300 करोड़ प्लस रुपए जो है फाइन लिया गया था। उसके बाद गूगल, फेसबुक, इन सब पर भी काफ़ी आरोप और उसके बाद कई तरह के अनफेयरनेस की न्यूज़ आई हैं। एग्जाम्पल के तौर पर रिसेंटली व्हाट्सएप ने एक नया पॉलिसी लाया था जिसमें व्हाट्सएप को फेसबुक से जोड़ने का और उसके डेटा शेयर करने का एक ऑप्शन आ गया था। तो ऐसे में जनरली यह अनफेयरनेस है, कोई व्हाट्सएप चलाना चाहता है तो एक साथ वह दूसरे ऐप से क्यों जोड़े। डेटा शेयरिंग, आखिरकार वह डेटा से कलेक्ट करके कंपनियां अवैध रूप से और अपना मार्केटिंग कर रही थी, पैसा लोगों से ऐंठ रही थी। तो ऐसे में इस पर भी उस समय फाइन लगाया गया। इसके बाद फ्लिपकार्ट, अमेज़न, इसमें जनरली कम से कम प्राइस में सामान बेचे जा रहे थे और कई बार ऐसा देखा गया कि अमेज़न में और फ्लिपकार्ट में कुछ कंपनियों के
प्रोडक्ट्स को अधिक सेल किया जा रहा था, उसके प्रोडक्ट्स को बढ़ावा दिया जा रहा था और जनरली वे उन कंपनियों से टाई अप कर लिए थे। तो इन सब चीज़ों को सीआईसी ने पकड़ा और उसके बाद फिर फाइन लगाया। तो ये सारी चीज़ें होती रहती हैं और यही कारण है कि अ, अगर मार्केट ड्रिवन फोर्स के आधार पर मार्केट चल रहा है तो उसमें स्वस्थ प्रतिस्पर्धा होनी भी उतनी ही आवश्यक है और इसका ध्यान सीआईसी रख रहा है। नेक्स्ट है गवर्नेंस से संबंधित और वो भी वह भी प्रश्न ई गवर्नेंस से है। अभी शासन से के एक महत्वपूर्ण उपकरण के रूप में ई शासन ई गवर्नेंस ने सरकार में प्रभावशीलता, पारदर्शिता, जवाबदेहिता का आगाज कर दिया है। कौन सी अपर्याप्तताएं इन विशेषताओं की अभिवृद्धि में बाधा बनी हुई हैं? पहला तो एक सिंपल स्टेटमेंट है कि ई गवर्नेंस ने प्रभावशीलता, पारदर्शिता, जवाबदेहिता को बढ़ाया है, लेकिन यह भी कहा है कि ई गवर्नेंस के विकास में अभी भी कई बाधाएं हैं। तो पहले जो स्टेटमेंट है इसको तो हम लोग थोड़ा एलोबरेट करेंगे कि हाँ, कैसे ई गवर्नेंस ने लोगों को सुविधा प्रदान की है और अन्य चीज़ों को बढ़ावा दिया है। खास तौर से बहुत सारे आप एग्जांपल्स दे सकते हैं कि जैसे कि आप ई गवर्नेंस के थ्रू आप रेलवे में टिकट बुक कर सकते हैं, तो लोगों को सुविधाएं हुई हैं और पारदर्शिता बढ़ी है। रियल टाइम आपको पता चल जाता है कि कितने टिकट हैं। आप जो है सरकार से कोई भी सर्टिफिकेट बनाना होता है तो आपको अब लाइन नहीं लगना होता है, चाहे आवास प्रमाण पत्र हो, जाति प्रमाण पत्र हो, कई तरह के सर्टिफिकेट्स आप ऑनलाइन बना सकते हैं। चाहे वो सरकार अभी रिसेंटली जो ई कोर्स शुरू हुए हैं, आप ऑनलाइन गवाही देने चले जाते हैं, तो ये सबसे पारदर्शिता बढ़ी है, न्याय बढ़ा है, लोगों तक पहुंच बढ़ा है। और सुप्रीम कोर्ट ने अभी रिसेंटली अपने जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल निर्णय हैं उनको लाइव स्ट्रीम भी कर दिया गया है, जिससे जवाबदेहिता और पारदर्शिता बढ़ी है। इन सब चीज़ों को आप एग्जाम्पल के थ्रू इसको आप पढ़ाइए। लेकिन अब जो इसका दूसरा पक्ष है कि ई गवर्नेंस के इस बढ़ावे में कौन सी बाधाएं हैं, तो उन बाधाओं में सबसे पहले है डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी। आप देखिए कि बहुत सारे जितने भी सरकारी दफ्तर हैं वहाँ पर अभी तक बेहतर नेट की सुविधा नहीं है। जितने भी गैजेट्स होने चाहिए, कुल मिला के लैपटॉप की सुविधा होनी चाहिए, बेहतर इंटरनेट की सुविधा होनी चाहिए, वो सारी चीज़ें हैं नहीं। और कई बार किसी दफ्तर में ये सारे उपलब्ध तो हैं लेकिन कर्मचारी को चलाना ही नहीं आ रहा है। तो एक ह्यूमन कैपिटल के बारे में कि ट्रेंड नहीं है वे। इसके साथ ही हमेशा सप्लाई पक्ष से ही प्रॉब्लम्स नहीं होती हैं, इसमें डिमांड पक्ष से भी होता है। लोग अगर जागरूक हैं ही नहीं तो वे इसकी मांग भी नहीं करते। और अभी कई सारी सुविधाएं सरकार ऑनलाइन दे रही है लेकिन लोग इसके बारे में नहीं जानते हैं, और जो जानते भी हैं तो वे बस इसका लाभ उठा रहे हैं। और बहुत लोगों के पास अभी भी डिजिटल सुविधा नहीं है, कई सारे गाँव में अभी भी इंटरनेट से जुड़ा हुआ नहीं है। तो ऐसे में वे क्या करें? उनकी जो गरीबी है उसके कारण वे एफोर्ड नहीं कर सकते हैं कि वे एक स्मार्टफ़ोन खरीद ले और मंथली जो है 300 का डेटा पैकेज डलाए। और इसके साथ एक डिजिटल डिवाइड की भी संकल्पना काफ़ी ज़ोरों शोरों से चल रही है कि अगर मान लिया जाए किसी के पास स्मार्टफ़ोन आता भी है तो जनरली महिलाओं के पास वो नहीं है। लगभग जो भारत की बात की जाए तो 30% के आसपास ही महिलाओं के पास हुआ स्मार्टफोन है। तो इन सब आंकड़ों को दिखाइए कि कैसे जो है यह बाधा बनी हुई है, और इसके साथ ही एक वे फॉरवर्ड दीजिए कि आखिरकार भविष्य में इन चीज़ों को सुधारने के लिए क्या किया जा सकता है, बजटीय आवंटन को बढ़ाने की आवश्यकता है। साथ ही जागरूकता कार्यक्रम के साथ जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं उनके दाम को कम करना, और सरकार जो है स्पेक्ट्रम जो बिक्री कर रही है उसके प्राइसेस कम कर सकती है ताकि जो नेट है डेटा पैकेज की कीमत है वह गिर सके। तो उन सब चीज़ों को वहाँ पर दिखाया जा सकता था। साथ में अभी रिसेंटली जो ब्रॉडबैंड लगाए जा रहे हैं उसको त्वरित गति से हर पंचायत से जोड़ा जाए, तो सारी कार्य आप जो है एक वे फॉरवर्ड के रूप में लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है, संघर्ष का विषाणु एससीओ के कामकाज को प्रभावित कर रहा है। उपयुक्त कथन के आलोक में समस्याओं को कम करने में भारत की भूमिका को बताइए। तो इसमें दो प्रश्न हैं। पहला कि इस बार संघर्ष का विषाणु ये कोविड से संबंधित है, और इसमें जो कुल मिला के बात कहा जा रहा है कि जो यह वायरस फैली तो लोगों के कामकाज को, इस संस्था के कामकाज को प्रभावित किया। और इसमें इस बात को एलोबरेट करेंगे, सब्सटेंस करेंगे कई सारे फैक्ट्स के साथ। और दूसरा प्रश्न हमारा यह रहेगा कि भारत ने इसमें क्या भूमिका निभाई इस समस्या को खत्म करने के लिए। जनरली जब कोविड वायरस आया था तो सभी ने इस बात को पूरी तरीके से ज़ोर शोर से कहा कि या इस वायरस का ओरिजिन चीन में है और चीन के वुहान में है, तो इसीलिए चीन को इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए। तो ऐसे में अमेरिका और
और चीन में काफ़ी तकरार हो गई थी और इसीलिए इसका प्रभाव एससीओ में भी दिख रहा था। आपस में जो ट्रस्ट होना चाहिए वो उसमें ट्रस्ट डेफिसिट नज़र भी आ रहा था और अमेरिका लगातार इस पर दबाव बना रहा था, तो इसीलिए एससीओ पर भी यह दबाव था कि इस बात पर चर्चा हो। और जब पूरी दुनिया महामारी से ग्रसित है तो उस समय इससे बड़ी कोई और चर्चा का विषय हो नहीं सकता था, तो उस समय एससीओ पर काफ़ी दबाव था और इसीलिए इसका कामकाज भी काफ़ी प्रभावित हो गया था। और आज भी अमेरिका इस बात पर पूरी तरीके से अड़ा हुआ है कि चीन ही उसका ओरिजिन है। तो आज भी अमेरिका इस बात पर काफ़ी जोर डालता है और यूरोपियन कंट्रीज भी इस पर जोर डालते हैं, जिसके कारण जितने भी संस्थान हैं यहाँ पर उन पर हमेशा प्रेशर बना रहता है। अब इसके दूसरे पक्ष पर कि इस समस्या का समाधान में भारत ने क्या भूमिका निभाई, तो पहला भूमिका जो है, भारत ने एक इफेक्टिव वैक्सीन खोज निकाली और पूरे दुनिया में सप्लाई की। तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। इसके साथ ही भारत ने जनरली जब ट्रस्ट डेफिसिट हो रहा था तो भारत ने ट्रस्ट डेफिसिट को ख़त्म करने के लिए लोगों के बीच में कॉन्वर्सेशन बढ़ाया और भारत हमेशा पंचशील सिद्धांत पर जोर देता है, तो उसके आधार पर किसी भी देश का भारत पर विश्वास थोड़ा बढ़ने लगता है। और उस पंचशील के सिद्धांतों को आप थोड़ा एलोबरेट करते हुए कि भारत की स्ट्रेटजी किस तरह से होती है लोगों से मिलने की, तो उससे जो है किसी भी देश से भारत का रिश्ता थोड़ा बेहतर हो जाता है। आप उससे इसको थोड़ा एलोबरेट कर सकते हैं। इसके साथ ही इस संस्था का एक महत्वपूर्ण काम है कि स्थानीय स्तर पर शांति बनाए रखना और स्थिरता को बनाते हुए उन्नति की ओर बढ़ना भी। इसमें आतंकवाद को ख़त्म करने की बात भी की जाती है। तो भारत हमेशा इस बात पर बल देता रहा है कि आतंकवाद को हम लोग ख़त्म करेंगे और इसके लिए हमेशा कोऑपरेशन किया जाता है। तो इस कारण भी लोगों में ट्रस्ट बनता है और ख़ासतौर से सेंट्रल एशिया का जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है तो उसमें भारत काफ़ी मदद भी करना चाहता है और कर भी रहा है। तो इससे में इन सब बातों से लोगों में कॉन्फिडेंस बिल्डिंग हो गया और जो भारत ने है इन समस्याओं को दूर करने में काफ़ी हद तक मदद की। इसके साथ ही निष्कर्ष के रूप में आप वे फॉरवर्ड रूप से एससीओ में जो भी सुधार करने की आवश्यकता है उन सब चीज़ों को लिखते हुए आगे बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट है भारतीय प्रवासियों ने पश्चिमी में नई ऊंचाइयों को छुआ है। भारत के लिए इसके लिए आर्थिक और राजनीतिक लाभों का वर्णन करें। तो इसमें दो तरह के लाभ की बात की गई कि आर्थिक लाभ क्या होगा भारत के लिए और राजनीतिक लाभ। तो सबसे पहला स्टेटमेंट को थोड़ा एलोबरेट कर सकते हैं कि पहले तो कुछ आंकड़ों से शुरू कर सकते हैं कि विश्व में कितने भारतीय प्रवासी रह रहे हैं, उससे भूमिका बांध सकते हैं। उसके बाद जो पहला स्टेटमेंट है उसको थोड़ा एलोबरेट करेंगे कि पश्चिमी देशों में जो है भारत कई रूप में शामिल है। ख़ासतौर से अभी बड़ी कंपनियों के सीईओ जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट है, गूगल है, उनकी कंपनियों के जो सीईओज हैं भारतीय हैं और कई बड़े राजनेता ख़ासतौर से यूरोपियन कंट्रीज में बड़े पदों पर आसीन हैं और अमेरिका के भी कुछ सीनेटर्स जो हैं भारतीय हैं। तो उन सबों का क्या प्रभाव है और इसके साथ ही आम जनता जो है कई तरह से, जैसे कि यूनाइटेड किंगडम में सारे अधिकांश डॉक्टर्स जो हैं भारतीय हैं और अमेरिका में जो है बहुत सारे इंजीनियर्स जो है भारतीय हैं। तो उन सब चीज़ों को पहले भाग में दिखाना कि काफ़ी बेहतर पोजीशंस में इंडियंस हैं। अब इसके लाभों की बात करें आर्थिक में, तो सबसे पहला कि रेमिटेंस जो आता है, तो विश्व में पहला स्थान है भारत जो विदेशों से सर्वाधिक धन प्राप्त करता है। तो रेमिटेंस में ये आर्थिक लाभ है। दूसरा कि यहाँ पर जो है बहुत सारे टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफर्स होते हैं, ख़ासतौर से जो विदेशों में रहने वाले बेहतर किस्म के लोग हैं, जो हाईटेक कंपनीज हैं, तो भारतीय होने के कारण भारत से कुछ समझौता हो जाता है। उसके बाद स्किल डेवलपमेंट, ये सब सारे कार्य भारत में करना थोड़ा आसान हो जाता है। साथ ही भारत में इन्वेस्टमेंट भी आता है, कई सारे प्रोजेक्ट जो हैं भारत में इनके माध्यम से आ जाते हैं। उसके बाद ये जो है भारतीय प्रवासी जो है विदेश में बसे हुए दूत हैं और भारतीय तत्वों का ब्रांडिंग करते हैं एक तरह से। जैसे कि मान लेते हैं कि भारत के लोग जब विदेश चले जाते हैं तो बहुत सारे भारतीय सामानों को वहाँ पर भी परचेज करते रहते हैं और इसलिए विदेशों में भारतीय सामानों की डिमांड बनी रहती है और इससे भारत के जो मार्केट है वह लगातार फैलते हैं, एक्सपेंड करते हैं। तो उन सब चीज़ों को आप वहाँ पर थोड़ा लिख सकते हैं कि कितने सारी चीज़ें वहाँ पर एक्सपेंड कर रही हैं। और जब कोई व्यक्ति एक भारतीय विदेशों में बसता है तो सिर्फ वह व्यक्ति ही नहीं बसता, अपने कल्चर को पूरी तरीके से ले जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर कोई व्यक्ति खाने का शौकीन है और अमेरिका में जाके बसा तो वह एक ढाबा खोल देगा और
ढाबे का नाम रख देगा चंडीगढ़ दा ढाबा, भारतीय खाना, शुद्ध शाकाहारी खाना, तो ये बहुत ही नॉर्मल बातें हैं। तो वो अपने कल्चर को भी लेके जा रहा है और उससे इकोनॉमी को फैला रहा है। और इसके साथ ही आर्थिक के बाद राजनीतिक लाभ भी है। जो भी इंटरनेशनल रिलेशंस अभी बढ़ रहे हैं, जैसे अमेरिका के लिए बात करें, तो कई बार ऐसा हम लोगों ने देखा है कि अमेरिका के लोग सरकार पर प्रेशर डाल देते हैं कि आप भारतीय गवर्नमेंट से नेगोशिएट करें। एग्जाम्पल के तौर पर जो न्यूक्लियर डील हुआ था अमेरिका के साथ भारत का, उसमें मनमोहन सिंह जब गए थे डील करने के लिए, तो या अमेरिका के भारत इंडियन अमेरिकन के प्रेशर के कारण ही हुआ था। बहुत सारे ऐसे बातों को हम लोग देख सकते हैं कि ऐसा होता है, और इसमें आर्थिक और राजनीतिक पक्ष दोनों एंगल शामिल है। क्योंकि जब न्यूक्लियर डील समझौता हो गया तो भारत में परमाणु से बिजली उत्पादन होने लगा, और इससे ये आर्थिक उन्नति तो हो गई है, क्योंकि ऊर्जा सुरक्षा हम लोगों के पक्ष में आने लगा। और राजनीतिक शक्तियों के रूप में जो जितने भी भारत के दूत जो बसे हुए हैं, भारत के पक्ष में प्रचार प्रसार करते रहते हैं और भारत को एक सुपर पावर के रूप में उभारने का प्रयास तो करते ही हैं। और ऐसा भी देखा गया है कि आज जितने भी कई सारे द्विपक्षीय वार्ताएं हो रही हैं, तो ये जो है डायस्पोरा के द्वारा ही किए जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का संविधान अत्यधिक गतिशीलता की क्षमताओं के साथ एक जीवित यंत्र है या प्रगतिशील समाज के लिए बनाया गया एक संविधान है? जीने के अधिकार तथा व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार में हो रहे निरंतर विस्तार के विशेष संदर्भ में उदाहरण सहित व्याख्या करें। तो इसमें भूमिका में स्टार्ट कर सकते हैं डॉक्टर अंबेडकर के कोट से कि भारत का संविधान जो है त्रुटियों से रहित नहीं है, और इसीलिए इसमें बदलाव करने के लिए 2/3 बहुमत से इसका बदलाव किया जा सकता है। इसके थोड़ा बेहतर तरीके से एलोबरेट करके आप भूमिका बना सकते हैं। उसके बाद जो कथन यहाँ पर कहा गया है उसको थोड़ा एलोबरेट करेंगे कि आखिरकार जो समय के साथ जो आवश्यकताएं होती है बदलाव करने के लिए, इसीलिए संविधान को एक जीवित दस्तावेज कहा जाता है। और प्रगतिशील समाज में यह हमेशा अपेक्षा रहती है कि चीज़ें जो है समय के साथ बदलें, और जो बेहतर हो, सर्वोच्च बेहतर हो, लोगों के लिए शुभ हो, उसी हिसाब से वह प्रगति करता रहे। लेकिन यह प्रश्न जो है जीने के अधिकार तथा व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के संदर्भ से इस क्वेश्चन को थोड़ा उत्तर को एलोबरेट करने की आवश्यकता है। अर्थात आर्टिकल 19 के संदर्भ से और आर्टिकल 21 के संदर्भ से इसको एलोबरेट करने की आवश्यकता है कि कैसे आखिरकार संविधान एक जीवित दस्तावेज बन चुका है इन दोनों आर्टिकल के आधार पर। तो सबसे पहले ऐतिहासिक रूप से जितने भी थोड़ा प्रोग्रेस हुए हैं उन सब चीज़ों को दिखाइए कि कैसे महत्वपूर्ण केसों की बात कीजिए आप। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मेनका गांधीवाद में इन दोनों के बीच रिलेशन दिखाया गया था, और उस समय इस केस में काफ़ी प्रोग्रेस हुआ था। और उस समय यह भी कहा गया कि जीवन जो है गरिमापूर्ण जीवन है, ना कि पशुवत जीवन का अधिकार। तो पशु से उस समय जीवन को अलग किया गया। तो संविधान में ये सब जो व्याख्याएं हो रही हैं, संविधान इनरिच्ड हो रहा है, जितने भी अनुच्छेद है आर्टिकल से उसके बातें बदल रही हैं। और अभी रिसेंट में आर्टिकल 19 और 19 में कई सारी बातें जोड़ दी गई हैं। आर्टिकल 21 को तो इतना विस्तार कर दिया गया है कि मत पूछो। इसमें जनरली अभी रिसेंट जो जितने भी निर्णय आए, जैसे कि जीवन साथी चुनने का अधिकार, नींद का अधिकार, जितने भी अधिकार है, जैसे एम करुणानिधि वाले में सोने का अधिकार आया था। अभी रिसेंटली पुट्टा स्वामीवाद में निजता का अधिकार आया है। उसके साथ ही बहुत सारे जितने भी एक लिस्ट ही है, 50 से 60 लिस्ट है। तो उसमें आपको जो जो महत्वपूर्ण बिंदु लगते हैं उन सब चीज़ों को आप इसमें जोड़ें, क्योंकि क्वेश्चंस को 250 शब्दों में ही पिरोना है, तो बहुत अधिक लिखने की आवश्यकता है नहीं। तो जो भी आपको उन सब चीज़ों में जो महत्वपूर्ण लगता है कि वो प्रोग्रेस यहाँ दिखा दें तो काफ़ी होगा। और निष्कर्ष के रूप में लिखने से पहले आप इस बात को भी दिखा सकते हैं कि कई सारी चीज़ें बदलाव हो गई हैं, लेकिन वह अभी सिर्फ किताबों में ही सीमित रह गया है। बहुत सारी चीज़ें हैं लेकिन वह ज़मीनी स्तर पर इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया, तो इसीलिए निष्कर्ष के रूप में उसको इम्प्लीमेंट करने के सजेशन से इस क्वेश्चन का अंत कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोशल जस्टिस का, प्रासंगिक संवैधानिक प्रावधानों और निर्णयों की विधियों की मदद से लैंगिक न्याय के संवैधानिक परिप्रेक्ष्यों की व्याख्या कीजिए। ये पूरी तरीके से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। आपको कॉन्स्टिट्यूशंस में जितने भी लैंगिक न्याय की बात की गई है उसको सबसे पहले दिखाने होंगे कि आर्टिकल्स इन चीज़ों में ये सारे बातें लिखे गई हैं और उसका क्या महत्व है, वे कह क्या रहे हैं। सबसे पहले इसमें क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, लेकिन इसमें
एक्सप्लेनेशन की आवश्यकता होगी, एनालिसिस की आवश्यकता होगी। और इसमें लैंगिक न्याय में थोड़ा दो पक्षों को देखने की आवश्यकता है। इसमें सिर्फ मेल और फीमेल के रूप में ना देख के इसमें एक थर्ड जेंडर को भी देखना होगा, क्योंकि नालसा के केस में इसको थर्ड जेंडर भी माना गया। तो इस केस में आप ट्रांस जो थर्ड जेंडर है, जिसे एलजीबीटीक्यू प्लस समुदाय कहते हैं, तो उसको छोड़े ना, नहीं तो ये क्वेश्चन अधूरा रह जाएगा। तो जितने भी आर्टिकल्स आप महत्वपूर्ण देख रहे हैं, खासतौर से आर्टिकल 14, 15, 16, आर्टिकल 38, 42 तथा मूल कर्तव्य 51 ये ई, तो इन सब चीज़ों को आप वहाँ पर पहले दिखाइए। और कुछ जो अभी रिसेंटली जो लेजिस्लेशन पास हुए हैं जो महत्वपूर्ण है, जैसे कि डोमेस्टिक वायलेंस से संबंधित है, बाल विवाह निषेध वाली विधियां हैं, और ख़ासतौर से ट्रांसजेंडर वाले में जो उभयलिंगी अधिनियम 2019 पारित हुआ है, उस आधार पर इन सब चीज़ों को एनालिसिस करके आप इसका उत्तर दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, संघीय सरकारों द्वारा 1990 के दशक के मध्य से अनुच्छेद 356 के उपयोग की कम आवृत्ति के लिए जिम्मेदार विधिक और राजनीतिक कारकों का विवरण प्रस्तुत करें। तो एक ही प्रश्न इसमें है कि 356 का जो दुरुपयोग है या उपयोग की आवृत्ति 1990 के दशक से कम हो गई है, तो इसके क्या कारक है, और ये कारक में भी विधिक और राजनीतिक कारक पूछा गया है। तो भूमिका में आर्टिकल 356 का संक्षिप्त विवरण से आप शुरुआत कर सकते हैं, उसके बाद डायरेक्ट मेन मांग पर आ जाएंगे कि क्या कारण है कि विधिक रूप, और राजनीतिक क्या कारण है कि जिसके कारण इसका दुरुपयोग कम हो गया है। तो एक साथ इसमें जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं उसमें एसआर बोमई केस को आप महत्वपूर्ण बिंदुओं को दिखाइए। उसके बाद बहुत सारे अनुशंसाएं की गई हैं, सरकारी आयोग, पूंजी आयोग और जो संविधान समीक्षा आयोग थी, उनके महत्वपूर्ण बिंदुओं को आप दिखा सकते हैं। साथ ही आर्टिकल 356 में जो सीमाएं हैं, जैसे कि इसको पारित करने के बाद लोकसभा और राज्यसभा से मंजूरी लेना अनिवार्य है, और इसको अधिकांश 3 सालों तक ही रखा जा सकता है। तो वो सारी सीमाएं जो हैं, जो एक विधि के रूप में अब वेल एस्टेब्लिश्ड हो गए हैं, तो इसको दुरुपयोग को ख़त्म कर दिया है। और एक तरह से अब लोकतंत्र में लोग जाग भी रहे हैं, तो राजनीतिक कारक यह बन जाता है कि अगर इसका बार बार प्रयोग किया जाता है तो लोग सरकार के प्रति जो है नकारात्मक रुख अपनाते हैं, और कोई भी राजनीतिक पार्टी यह अब जोखिम लेना नहीं चाहता है। और साथ ही अगर गलत तरीके से किसी तरह से ऐसा 356 आर्टिकल 356 लगाया जाता है, तो सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को कहा है कि अगर ऐसा पाया जाता है तो फिर हम लोग 356 को रिवोक कर देंगे, और अगर मंत्रिपरिषद का आपने विघटन किया है तो फिर से उसको हम लोग बनवा देंगे। इसके साथ ही एक निष्कर्ष लिखते हुए इसका अंत कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राज्य विधायिकाओं में महिलाओं की प्रभावी एवं सार्थक भागीदारी और प्रतिनिधित्व के लिए नागरिक समाज समूहों के योगदान पर विचार करें। एक ही प्रश्न है कि आखिरकार महिलाओं के पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन के लिए सिविल सोसाइटी ने क्या किया है। तो इसकी भूमिका में महिलाओं के पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन के आंकड़ों से आप शुरुआत कर सकते हैं। उसके बाद जो योगदान है सिविल सोसाइटी का, सिविल सोसाइटी जनरली सबसे फर्स्टली लोगों को अवेयर कर रही है पॉलिटिकल, महिलाओं को पॉलिटिकली एम्पावरमेंट करने के लिए। और रिसेंटली जो संसद में 33% रिजर्वेशन महिलाओं के लिए प्रस्तावित हुआ था, उसमें सिविल सोसाइटी के महिलाओं ने काफ़ी बल दिया था और इस रिफॉर्म को करने के लिए काफ़ी प्रचार प्रसार भी किया था। इसके साथ ही कई तरह के स्किल डेवलपमेंट और वोकेशनल कोर्सेज भी करवाए जाते हैं ताकि वह हर तरह से एम्पावर हो सके। फर्स्टली अगर किसी को पॉलिटिकली एम्पावर करना है तो ऐसा नहीं है कि उसे तुरंत सिर्फ पॉलिटिकली एम्पावर कर दिया जाए। उसके लिए अन्य एस्पेक्ट्स जो इकोनॉमिकली और आत्मनिर्भरता की बात होती है, पहले उसको नॉरिश करना होता है, उसके बाद आप पॉलिटिकल रूप से उसको एम्पावर कर सकते हैं। तो उन सब चीज़ों को भी करने का कार्य सिविल सोसाइटीज़ कर रही हैं। उसके साथ ही सिविल सोसाइटीज़ कई सारे आंकड़े इकट्ठा करती है, कई सारे रिसर्च करती हैं और बहुत सारे डेटा इकट्ठा करती है और सरकार को भी इससे अवगत कराती है तथा प्रेशर बनाती है कि ऐसे रिफॉर्म किए जाएँ। क्योंकि आंकड़े यह बताते हैं कि महिलाओं का पार्टिसिपेशन कम है, इसे मजबूत किया जा सकता है। और बहुत सारी रिसर्चों के माध्यम से यह भी
सिविल सोसाइटी बता देती है कि आखिरकार किस डायरेक्शन में सुधारों को ले जाया जाए। इसके साथ ही इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास भी कई सारे सुधारों का सुझाव देती है कि कैसे इसका पार्टिसिपेशन बढ़ाया जाए, और चुनावी सुधार जो है एक बेहतर उपाय है महिलाओं के पार्टिसिपेशन को बढ़ाने का। इसके साथ ही कई सारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से मिलके भी महिलाओं को एम्पावर करने का कार्य सिविल सोसाइटीज़ कर रही हैं। तो आप इन सब चीज़ों में कुछ एग्जांपल्स डाल सकते हैं और थोड़ा कंटेंट को एलेबोरेट करके इसका उत्तर अच्छे तरीके से आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 101वां संविधान संशोधन अधिनियम का महत्व समझाइए। यह किस हद तक संघवाद के समावेशी भावना को दर्शाता है? तो इसमें 2 प्रश्न हैं। पहला कि 101वां संविधान संशोधन अर्थात जीएसटी जो बिल आया था 101वां संविधान संशोधन के माध्यम से, तो जीएसटी का महत्व बताना है, और दूसरा कि यह समावेशी संघवाद की भावना को कैसे दर्शाता है। तो सबसे पहले महत्व देख लेते हैं कि जीएसटी जो है वन नेशन वन टैक्स लाया, कैस्केडिंग इफेक्ट को ख़त्म किया। इससे जो प्राइस था प्राइस कम हुआ तो भोक्ताओं को सस्ते कीमत में उत्पाद उपलब्ध होने लगे। इसके बाद जीएसटी जो है इसमें टैक्स इवेजन कम होना शुरू हो गया, क्योंकि अब लोग टैक्स देने के लिए सरकार को बाध्य हो गए थे। साथ ही पूरे भारत में लगभग सभी उत्पादों का जो प्राइस थे सिमिलर होने लगा, और इसका कारण है कि एक समान टैक्स जब लगने लगे तो सिमिलर होना सामान्य बात थी। नहीं तो पहले ऐसा समझिए कि किसी बिस्किट का एक राज्य में दाम 3 रुपये है और दूसरे राज्य में जाने पर आप 7 से 8 रुपये दे रहे हैं, तो इससे काफ़ी डिस्पैरिटीज हो जाती थी। तो इससे एक राहत मिली। उसके बाद जब इसका एक अभी रिसेंट डेटा के हिसाब से जनरली जीएसटी का कलेक्शन बढ़ता जा रहा है, और यह कलेक्शन इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि इसमें अब लोग बहुत अच्छे तरीके से हैबिचुअल हो चुके हैं। सारी चीज़ें अब ऑनलाइन आ चुकी है, तो एक अच्छी बात होती है। ई गवर्नेंस का प्रॉफिट हुआ है कि अब कर में जो है ई गवर्नेंस बेहतर तरीके से ले आया गया है। इसके साथ ही एक ई वे बिल भी जनरेट किया जा रहा है, और इसमें जो ट्रांसपोर्टेशन से संबंधित चीज़ें होती हैं उसमें टैक्स इवेजन को रोका गया है, और टैक्स कलेक्शन मतलब एक तरह से काफ़ी बढ़ चुका है। कई बार तो 1.5 लाख करोड़ के आसपास मंथली कलेक्शन भी हुए हैं। और चूँकि जो टैक्स रिफॉर्म के रूप में ये आया था, तो यह एक ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का एक इंडिकेटर भी है। तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में अगर रिफॉर्म होता है, जीएसटी में रिफॉर्म, टैक्स करों में जब रिफॉर्म हुआ तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में रिफॉर्म हुआ, तो इससे देश के रैंकिंग में सुधार होगा। और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में रिसेंट जो लास्ट बार आंकड़े आए थे वह 63 आ गया था। जो पहले 100 से भी ऊपर था वह सुधार होते होते जब 63 आ गया, तो भारत में इन्वेस्टमेंट भी विदेशों से आने लगेगा, और इंटरनेशनल रूप में भारत की छवि भी सुधरती है। निवेश होगा तो भारत का विकास बहुत तेज़ी से होगा। तो वो सारी बातें हैं और उनको लिख देना है। इसमें दूसरा पक्ष है कि जीएसटी जो है भारत में समावेशी संघवाद की भावना को दर्शाता है। तो इसमें दोनों पक्षों के लिखेंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव। अर्थात पॉजिटिव का मतलब ही होगा कि हम लोग बात से सहमत हैं, हाँ यस या दिखाता है, और दूसरा नो कि नहीं, तो दोनों में दिखाएंगे। यस में जैसे कि यह एक नीति आयोग के या जो है सारे निर्णय यहाँ पर जीएसटी परिषद द्वारा लिए जाते हैं, और जीएसटी परिषद में राज्यों का जो मत भारांश है वह अधिक है। तो ऐसे में सभी राज्यों का जब भारांश अधिक है और केंद्र का भी है, तो इसमें केंद्र अपना मनमानी कर नहीं सकता, और सभी राज्यों के वोट से सारे टैक्स निर्धारित होते हैं। तो एक तरह का संवाद है, क्योंकि सभी लोग एक टेबल पर आके नेगोशिएट कर रहे हैं, और सभी का एक महत्व है, इम्पोर्टेंट, सबका ये इम्पोर्टेंस है। तो यह एक संवाद को बढ़ावा दे रही है। दूसरा कि जब यूनिफॉर्म टैक्स है और पूरे देश में एक समान टैक्स लग रहा है, तो पूरे देश में सभी राज्य एक दूसरे से कनेक्टेड फील करने लगते हैं। और क्योंकि कई राज्यों ने जब जीएसटी शुरू करने की बात की थी तो उस समय कहा था कि हमें लॉस होगा, तो उस समय लगभग 14% वार्षिक वृद्धि के अनुसार 5 सालों तक केंद्र सरकार ने एक तरह से कंपनसेट करने का जो है प्रावधान किया, और इसको सेस के माध्यम से किया। तो वो सारे प्रावधान अपनाए गए जिससे कि यह संवाद मजबूत हो सके, जो जीएसटी है वह सफल हो सके। और अगर नो की बात की जाए तो जनरली हम लोगों ने कोविड के दौरान देखा था कि जो जीएसटी कंपनसेशन है वह राज्यों को समय से नहीं मिल पा रहा था। तो ऐसे में केंद्र का जो है इसमें बोलबाला दिख रहा था। केंद्र के पास तो रकम आ रही थी, लेकिन केंद्र अपने दिए गए वादों को पूरा नहीं कर रही थी। साथ ही इसमें कई सारे बातों में हम लोगों ने देखा कि अभी तक सहमति नहीं बन पाई, जैसे कि पेट्रोलियम उत्पाद है और कई तरह के एविएशन फ्यूल हैं।
और एक कई बार यह भी देखा गया है कि जीएसटी के कारण छोटे जो व्यापारी थे उनके धंधे बंद हो गए हैं, तो यह नुकसान गरीब राज्यों को अधिक हुआ है। और अगर कोई राज्य जनरली बिजनेस में नुकसान में जा रहा है तो वह राज्य तो पीछा छूटते जा रहा है, और इसमें यह संघवाद के खिलाफ ही है। समावेशी संघवाद का बेहतर इसमें मॉडल नहीं कहा जा सकता है। तो उन सब चीज़ों को आप लिखते हुए, एक निष्कर्ष लिखते हुए इसको ख़त्म कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूरी तरीके से फैक्चुअल है। संसदीय समिति प्रणाली की संरचना को समझाइए। भारतीय संसद के संस्थानीकरण में वित्तीय समितियों ने कहाँ तक मदद की? तो इस प्रश्न के दो भाग हैं। संसदीय समिति प्रणाली के संरचना स्ट्रक्चर की बात की जा रही है, और इसके संसद को इंस्टीट्यूशनलाइजेशन करने में वित्तीय समितियों की क्या भूमिका, उस बारे में लिखना है। तो पार्लियामेंट्री कमेटी के जो भाग हैं, एक परमानेंट और एक जो एडहॉक हैं, तो उसमें बांटते हुए एडहॉक करते हुए उसके बाद सारे इसके जो सब डिवीज़न हैं, जैसे कि जॉइंट है, सिंगल है, जिसे सेलेक्ट कमेटी कहते हैं, जॉइंट कमेटी कहते हैं, और एडवाइजरी, इंक्वायरी कमेटी, उन सब चीज़ों को आगे फर्दर वर्गीकृत करते जाना है। और उसमें कितनी संख्या होती है और किससे होती हैं। एग्जाम्पल के तौर पर आप पब्लिक अकाउंट कमेटी ही लेते हैं तो 21 सदस्य होते हैं, 22 सदस्य होते हैं, तो उसमें आप उसके स्ट्रक्चर को थोड़ा तोड़ के दिखा सकते हैं। तो महत्वपूर्ण चीज़ों को आप वहाँ पर संरचना को दिखा दें। उसके बाद अब बात है कि यहाँ पर वित्तीय समितियों में जो पब्लिक अकाउंट कमेटी है, सेलेक्ट कमेटी है, पब्लिक अंडरटेकिंग कमेटी है, तथा बहुत सारी विभागीय समितियाँ हैं। तो उन सब चीज़ों को संदर्भ से इस क्वेश्चन का उत्तर देना है कि संसद को यह इंस्टीट्यूशनलाइजेशन करने में कहाँ तक मदद की। तो सबसे पहले कि इन समितियों ने जो वित्तीय अनुशासन है उसको लाने में मदद की, किसी भी तरह के भ्रष्टाचार को रोकने में, उस जो वित्त है उसको इफेक्टिवली यूज करने में कहाँ सुधार किया जा सकता है। सबका अपना अपना रोल होता है, जितने भी समितियां हैं सबको अलग अलग कार्य दिए गए हैं, और कैसे अगर हर साल कैसे परफेक्शन लाया जाए उन सब चीज़ों में, और जितने भी खर्च दिए गए हैं उसको सही तरीके से जांचना, उन सब चीज़ों को आप वहाँ पर लिख सकते हैं, और उसके बाद इसको पूरी तरीके से उसका उत्तर पूरा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वंचितों के विकास और कल्याण की योजनाएं अपनी प्रकृति से ही दृष्टिकोण में भेदभाव करने वाली होती हैं। क्या आप सहमत हैं? उत्तर के पक्ष में कारण दीजिए। तो एक ही प्रश्न है कि जितने भी वेलफेयर स्कीम्स है और डेवलपमेंट कार्य होते हैं वह वनरेबल सेक्शंस के लिए डिस्क्रिमिनेटरी होते हैं। तो जनरली कई बार प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि ऐसा देखा गया है कि जिसको उस योजना का लाभ मिलना चाहिए था उसे मिल ही नहीं पाया, और या जनरली ऐसा कारण इसलिए होता है क्योंकि उसके पास जितने भी डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए थे उस योजना को लेने के लिए, लाभ लेने के लिए, वो था ही नहीं। तो ऑफकोर्स इस बात से आप सहमत जरूर होंगे कि जनरली या जो है भेदभावपूर्ण होता है, और इसीलिए डॉक्यूमेंट ना होने के कारण वह उसका लाभ नहीं ले पाता है। कई बार यह भी देखा गया कि उसको जानकारी ही नहीं है योजना के बारे में, उसको पता ही नहीं कि ऐसी भी कोई योजना है जिससे मुझे लाभ मिल सकता है। और तो जानकारी और डॉक्यूमेंट के अभाव के कारण वह उस योजना का लाभ नहीं ले पाता, और इसीलिए प्रधानमंत्री ने इस बात को भी कहा था कि योजनाओं को यूनिवर्सल कर दिया जाना चाहिए, यानी कि कोई भी योजना अगर लागू किया जाता तो सभी को उस योजना का लाभ मिल जाए, तो ऐसे में कोई भी व्यक्ति इस तरह से छूट ना पाए, जैसा कि इन आधारों पर वे छूट जाते हैं। इसमें कुछ एग्जांपल्स भी आप दे सकते हैं, जैसे कि एग्जांपल के तौर पर रिसेंटली पिछले साल की बात है कि झारखंड से एक न्यूज आया था, एक महिला जो है भूखे मर गई थी, और उसके मरने का मुख्य कारण यह था कि उसे पीडीएस सिस्टम का लाभ नहीं मिल पाया था, उसके जो डॉक्यूमेंट्स थे वह पर्याप्त नहीं थे, जिसके कारण वह उस योजना का लाभ भी नहीं ले पाया, और कोविड के दौरान रोजगार के अभाव में वह अपनी जान दे बैठी। इसके साथ ही इसमें एक और एंगल भी है डेवलपमेंट में हम लोग देखते हैं जनरली कि वनरेबल लोग अधिक लाभान्वित नहीं होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर मान लेते हैं कि कोई डेवलपमेंट का काम हो रहा है, कोई बहुउद्देशीय परियोजना चल रही है, तो या फिर कोई सड़क या रेलवे बिछाया जा रहा है, तो जनरली जो ज़मीन जाता है वह वंचित वर्गों का जाता है, और ऐसे में होता क्या है कि वे अपना घर बार उन्हें छोड़ना पड़ता है, वे बेघर हो जाते हैं। इस तरह से विस्थापन ये सब देखने पड़ते हैं, और कई बार
जब योजनाएं होती हैं तो योजनाओं में लिखा रहता है कि कौन इसका बेनिफिशियरी होगा और कौन नहीं होगा। तो यह भी एक तरह का डिस्क्रिमिनेशन ही है कि योजनाएं जो है कई लोगों को यह बता देता है कि आप इसके लाभार्थी नहीं हैं। तो ये सारी बातें जो है इस पक्ष में शामिल करते हुए इसको एलोबरेट करके आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, विभिन्न क्षेत्रों में मानव संसाधनों की आपूर्ति में वृद्धि करने में कौशल विकास कार्यक्रमों ने सफलता अर्जित की है। इस कथन के संदर्भ में शिक्षा, कौशल, रोजगार के मत संयोजन का विश्लेषण कीजिए। तो यह एक जनरल कंसेप्ट से सॉल्व करने वाला क्वेश्चन है और इसमें आप दिखाइए कि कैसे मानव संसाधनों की आपूर्ति जो है कौशल विकास कार्यक्रमों से किया गया है। आप कई सारे एग्जांपल्स दे सकते हैं, जैसे कि स्किल डेवलपमेंट इंडिया और कई सारी प्राइवेट कंपनियां भी स्किल डेवलपमेंट का कार्य कर रही हैं, जिसके कारण मानव संसाधन की गुणवत्ता में बेहतरी हुई है और इसीलिए उनका उत्थान भी हुआ है और कंपनियों से हायर भी कर रही हैं। लेकिन उसके स्किल डेवलपमेंट के जो नेगेटिव इम्पैक्ट हैं उनको भी आप बताइए कि कैसे जो स्किल का लेवल है वह थोड़ा निकृष्ट किस्म का है और बहुत सारे भारत में कई क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पर अभी भी बेहतर गुणवत्ता के स्किल नहीं दिए जाने के कारण उनका भी उत्थान नहीं हो पाया और बेहतर मानव संसाधन नहीं मिल पाया है। और इसके जो दूसरा पक्ष है कि शिक्षा, कौशल और रोजगार के मध्य संयोजन का विश्लेषण करें तो इनके बीच तीनों का रिलेशन दिखाया कि अगर बेहतर शिक्षा और कौशल मिल जाता है तो रोजगार पाना आसान होता है। अगर रोजगार मिल गया लेकिन कौशल नहीं है तो भारत भी एक मिडिल इनकम ट्रैप में फंस जाएगा। और कई इन सब तीनों को एक चक्र में दिखाएं कि अगर दो मिल जाते हैं तो क्या होगा। तो इन तीनों को अगर सही कॉम्बिनेशन में मिलाते हैं तभी देश तरक्की पर चलेगा और उस मानव का संसाधन के रूप में उच्चतम विकास हो पाएगा। तो इन तीनों के बीच थोड़ा एलोबरेट करके लिखें और इससे यह उत्तर पूरा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाटो का विस्तार, सुदृढ़ीकरण और एक मजबूत अमेरिका यूरोप राजनीतिक साझेदारी भारत के लिए अच्छा काम करती है। इस कथन के बारे में आपकी क्या राय है? अपने उत्तर के समर्थन में कारण और उदाहरण दीजिए। तो इसमें कुल मिला के जब आप इसके बारे में आप राय रखते हैं तो इसका दो बात कहेंगे इस पर, हाँ और ना। एस और नो में होगा कि हाँ ये भारत के लिए अच्छा है और नो भारत के लिए ख़राब है। लेकिन ये एस और नो करने के साथ इसमें दोनों बातें करनी होंगी, आपको कारण भी बताने होंगे और उदाहरण भी सेम टू सेम नो में भी करना होगा। एग्जाम्पल के तौर पर जब एस में कहते हैं कि नाटो का सुदृढ़ीकरण होगा, अमेरिका यूरोप का राजनीतिक संबंध अगर बेहतर होता है तो एक तरह से अमेरिका का जो है वह चाइना को काउंटर करता है और भारत का भी साझा शत्रु के रूप में जनरली चीन को देखा जाता है। भारत भी चीन को बैलेंस करना चाहता है क्योंकि जो चीन का है भारत के बॉर्डर पर काफ़ी एग्रेशन देखा जाता है। तो ऐसे में अगर नाटो का सुदृढ़ीकरण होता है और अमेरिका का यूरोप के साथ मजबूती बढ़ता है तो एक तरह से एंटी चाइना ग्रुप के रूप में हम लोग एक फॉर्म हो सकते हैं। और अभी रिसेंटली नाटो ने भारत को एक सहयोगी देश के रूप में भी घोषित किया है। तो ये सारी बातें जो है भारत के पक्ष में ही दिखते हैं। और इसके साथ ही अगर अमेरिका यूरोप का संबंध बढ़ता है तो ऐसे में भारत का जो झुकाव है अमेरिका की तरफ बढ़ा हुआ है और एक तरह से अगर थ्री टाइप बनता है तो ना सिर्फ पॉलिटिकल रूप में बल्कि इकोनॉमिकली भारत का उत्थान होगा। और नाटो जब ये ग्रुप अगर एंटी चाइना के रूप में कार्य करेगी तो डेफिनेटली भारत को यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में भी परमानेंट मेंबरशिप मिल जाएगा। तो ये सारे जो फेवर करते हैं और ये कारण और उदाहरण के रूप में आप ये सारी बातें वहाँ पर डालें। उसके साथ ही एस में यह भी कर सकते हैं कि जो भारत है नाटो से जब संबंध मजबूत कर रहा है तो वह एंटी टेररिज्म अर्थात टेररिज्म को समाप्त करने के लिए भी दोनों एक मत हैं। और साथ ही जो साइबर क्राइम बढ़ रहा है उसमें भी एक दूसरे की मदद करने, तो सारी बातें मजबूत होंगी और एक तरह से कह सकते हैं कि वर्ल्ड ऑर्डर को सशक्त किया जाएगा, डेमोक्रेसी को मजबूत किया जाएगा। तो ये सारे जो बातें हैं वह फेवर करती हैं। और जबकि नो के रूप में जो इसकी एक अलग एस्पेक्ट है उसमें कह सकते हैं कि भारत एक सॉवरेन देश है और अगर वह नाटो के पक्ष में झुकता है तो उसकी जो अपनी ऑटोनॉमी है, स्वायत्ता है, वह भंग होगी। और भारत का जो नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट था उसका भी जो महत्वपूर्ण कोर बिंदु था वह भी थोड़ा धूमिल हो जाएगा। तो उन सब चीज़ों को रखते हुए ऑटोनॉमी को बनाए रखने के लिए थोड़ा जितना हो सके खुद को बैलेंस भी करना उतना ही आवश्यक होता है। और एक तरह से एक नियो लिबरलिज्म नाम का सिद्धांत है जिसमें
जो पश्चिमी देश है भारत पर हावी होने का प्रयास करते हैं, अपने बातों को थोपने का भी प्रयास करते हैं और सैन्यकरण करने का भी प्रयास करते हैं, क्योंकि नाटो एक स्वयं एक सैन्यकरण का ही परिणाम था। तो उन सब बातों पर भी ध्यान रखना होता है, क्योंकि भारत जो है अंतर्राष्ट्रीय शांति की बात करता है। तो उसके साथ ही इसको थोड़ा एलोबरेट करके आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्र ब्रह्मांड का एक महत्वपूर्ण घटक है। उपरोक्त कथन के आलोक में पर्यावरण रक्षण और समुद्री संरक्षण सुरक्षा बढ़ाने में आईएमओ की भूमिका पर चर्चा करना है। तो कुल मिला के इसकी भूमिका लिखनी है और दो बातों पर लिखनी है कि समुद्री पर्यावरण की रक्षा के आलोक में और सुरक्षा के आलोक में। तो जनरली आईएमओ जो है वह यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की संस्था है। तो भूमिका में सबसे पहले हम लोग आईएमओ के रूप में आप लिख सकते हैं, या तो फिर समुद्र के महत्व से आप स्टार्ट करते हुए भूमिका लिख सकते हैं। उसके बाद इसके मेन बिंदु पर आएंगे कि इसकी भूमिका आखिरकार है क्या। तो जनरली अगर हम लोग बात करें पर्यावरण सुरक्षा की बात करें, तो जितने भी शिप्स हैं उसका चाहे डिजाइन हो, उसमें कौन से प्रोडक्ट्स लगेंगे और उसके अंतिम मैन्युफैक्चरिंग तक जितने भी प्रोसीजर हैं सारे आईएमओ द्वारा बनाए गए हैं। और इससे होता क्या है कि ना सिर्फ यह शिप के सिक्योरिटी की बात होती है, बल्कि समुद्र के प्रदूषण को भी बचाया जाता है, क्योंकि अच्छी गुणवत्ता और बेहतर रिसर्च के बाद बनाए गए शिप्स के द्वारा समुद्र में प्रदूषण नहीं होते हैं। और इसके साथ ही MEPC कमेटी भी गठित की गई है, अर्थात मेरीन इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन कमेटी। यह कमेटी भी पॉल्यूशन को कंट्रोल करती है और आईएमओ इस बात को भी पूरी तरीके से नियंत्रित करती है कि आखिरकार जितने भी शिप्स है उसका प्रॉपर संचालन अच्छी तरीके से हो और उसका डिस्पोजल भी एक बेहतर तरीके से हो। तो उन सारे नियमों को यही देखती है। उसके बाद हांगकांग कन्वेंशन या घोषणा की बात कर सकते हैं, जिसमें रिसाइकलिंग ऑफ शिप की बात की गई थी और इससे पॉल्यूशन को ख़त्म किया जा सके या समुद्री प्रदूषण को कम से कम किया जा सके। साथ ही प्रदूषण कम करने के लिए और बहुत सारे लक्ष्यों के लिए SDG गोल को भी अपना लक्ष्य बनाए हुए हैं और सल्फर के लिमिट को भी इन्होंने डिफाइन किया है कि कितना सल्फर जो है उपयोग किया जा सकता है फ्यूल्स के रूप में। तो उन सब चीज़ों के कारण जो है ना सिर्फ पॉल्यूशन की सुरक्षा होती है, बल्कि सिक्योरिटी के रूप में शिप्स की भी जितनी बातें हो रही हैं उसकी सिक्योरिटी को बढ़ाया जाता है। और इसको थोड़ा एलिब्रेट करके आप इसको पूरी तरीके से लिख सकते हैं। आज यहीं तक, धन्यवाद।